हेलो बच्चों। बेटा, पिछले 2 लेक्चर हमने जो कोलिजन का थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किया था दोनों लेक्चर्स में। एक बार हमने वन डायमेंशनल कोलिजन जो था उसको पढ़ा, दूसरे लेक्चर में 2 डायमेंशनल कोलिजन के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनके ऊपर जो फॉर्मूले वहाँ बने थे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का था, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन था, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी था। इनको कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आप लोग इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कैसे करने वाले हो, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि आपको निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोलिजन पे बेस्ड है। तो कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ए स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल ठीक है, कि एक स्टेशनरी पार्टिकल है, उसको कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी गई है, किसके द्वारा, बाय ए मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल के द्वारा। गिवन आपको ये है कि जो स्टेशनरी पार्टिकल है उसका मास ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल है मूविंग पार्टिकल के मास से 9 टाइम्स ज्यादा है। गिवन क्या है, मतलब फिर से स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 9 टाइम्स द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। कि एक स्टेशनरी पार्टिकल है, उससे एक मूविंग पार्टिकल कोलाइड करता है, स्टेशनरी पार्टिकल का मास मूविंग पार्टिकल के मास से 9 गुना ज़्यादा है। तो वो मूविंग पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका कितना परसेंट ट्रांसफर हो गया है स्टेशनरी पार्टिकल में। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ आपको गिवन है मास, जो आपका मूविंग पार्टिकल था उसका मास आपने कंसिडर कर लिया m के बराबर, तो सिंपल है, m2 जो स्टेशनरी पार्टिकल था उसका मास कितना है, 9m हो गया, गिवन था। मैंने माना कि जो वेलोसिटी थी u1 ये किसकी थी, फर्स्ट जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी, और ये पार्टिकल जो u2 है इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की थी 0। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर 0 आपको पता चल गया है। क्यों है, क्योंकि स्टेशनरी पार्टिकल है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी होगी, 0 होगी। और फाइनल वेलोसिटीज की बात करें तो v1 इसकी मैंने कंसिडर करी, और जो सेकंड जो पार्टिकल था उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी कंसिडर कर ली है, v2 कंसिडर किया। तो अब देखिए आप लोग, यदि आपको ये देखना है कि कितनी परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफर हुई, तो आपको सिंपल सा फैक्ट है, आप क्या देखेंगे, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पहले पार्टिकल के पास थी, जो दूसरा स्टेशनरी पार्टिकल था उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। क्लियर। तो आप इसके पास इनिशियली कितनी एनर्जी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, जिसको मैं k1 का नाम देता हूं। k1 क्या है, k1 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 0। फाइनल एनर्जी इसकी कितनी होगी, k2 से मैं रिप्रेजेंट करता हुआ उसको हाफ m2 v2 स्क्वायर रख देता हूं। ठीक है भाई, v2 स्क्वायर क्या है, देखो जितनी एनर्जी इसके पास फाइनल है वो सारी इसको कहां से मिली, स्टेशनरी पार्टिकल को, वो मूविंग पार्टिकल से मिली जब वो उससे कोलाइड करा, क्योंकि इनिशियल तो इसके पास 0 थी, तो जितनी भी एनर्जी है कोलिजन के बाद वो उसको मिली है मूविंग पार्टिकल से। ठीक है, क्लियर। तो मैं मूविंग स्टेशनरी पार्टिकल की फाइनल एनर्जी निकाल सकता हूं, मास मुझे उसका पता है 9m के बराबर है। दूसरा दिक्कत क्या आती है,
दिक्कत ये है कि v2 हमें गिवन नहीं है, पता नहीं है कि वो कितनी वेलोसिटी से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग v2 को निकालेंगे। और v2 को निकालने के लिए कोलिजन में आप लोग फॉर्मूला क्या होता है, आप एक बार फॉर्मूले को बताएं। कितना होता है, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आपका। तो v2 कितना आ जाएगा, 2 m1 मास कितना है, m1 मास m के बराबर अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना m और m2 कितना 9m, 9m प्लस m और इंटू आ गया u1। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। और ये टर्म 0 क्यों होगी, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे था पार्टिकल, तो u2 मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। आप लोग पुट करेंगे, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा, जिसकी वजह से 0 आ गया, तो ये आ गया u1। तो काइनेटिक एनर्जी जो k2 था उसका एक्सप्रेशन आ गया हाफ ऑफ m2 की वैल्यू कितनी 9m इंटू v2 स्केयर। तो v2 स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 2m अपॉन 10m इंटू u1 और उसका स्केयर, m से m कैंसल्ड आउट, 2 से ये कैंसिल आउट 5, k2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 9m अप इंटू ओपन करेंगे u1 स्केयर अपॉन कितना आ जाएगा 5 का स्केयर आएगा तो 25। ठीक है, और मैं इसको यदि लिखूं 9/25 इंटू हाफ ऑफ m इंटू u1 स्केयर, क्या आपको दिख रहा है ये? ठीक है, तो ये यदि मैं लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इधर आइए, k1 इज इक्वल टू हाफ, m1 कितना है m के बराबर इंटू u1 स्केयर, तो ये टर्म बराबर आ जाएगी k1 के। दिस मीन्स दैट k2 इज इक्वल टू 9/25, k2 इज इक्वल टू 9/25 इंटू हाफ m u1 स्केयर, हाफ m u1 स्केयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो k2 की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो k1 की टर्म्स में। अब कहता है फाइनली आपको परसेंटेज निकालनी है। देखो k2 जो थी एनर्जी वो कहां से ट्रांसफर हुई, वो k2 अमाउंट है, मतलब इनिशियली सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट पे था। फाइनली उसके पास एनर्जी कितनी है 9/25 इंटू k1, मतलब जो k1 एनर्जी थी पहले पार्टिकल की उसका कितना फ्रैक्शन चला गया 9/25। ये फ्रैक्शन किसको ट्रांसफर हो गया सेकंड पार्टिकल को। क्लियर है, तो कितना परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल जो एनर्जी थी उसका परसेंटेज, तो k2/k1 इंटू 100, 9/25 k1/k1, ये तो k2 की वैल्यू है, ये वैल्यू k2 की है, ये k1 इंटू 100, k1 से k1 कैंसिल आउट, 36%। ठीक है, पार्टिकल था, ये मूविंग था, इसके पास एनर्जी थी k1, ये कितना था 0 था, लेकिन ये टकराए, कोलाइड हुए, इसके पास एनर्जी कितनी आई k2, कहां से आई, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई है, कितनी हुई है k2, जितनी इसकी फाइनल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई है, क्योंकि इनिशियली तो उसकी एनर्जी 0 थी, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि जितनी उसकी फाइनल एनर्जी है वही उसमें ट्रांसफर हुई है। आपने उसका फ्रैक्शन देखा कि 9/25, ये फ्रैक्शन जो है ये ट्रांसफर हुआ है, उससे आपने निकाला परसेंटेज। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था इसके ऊपर, कोलिजन के ऊपर, कि आप लोगों को कैसे, जैसे हमने यहाँ पर मेनली क्या सीखा है, ये सीखा है कि हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है
फाइनल वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, डेराइव किया था, उसको किस प्रकार से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकल के आता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस में आपको इसकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और भी साथ मिलती है, जिससे आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें निकालनी होंगी। तो देखिए उनको कैसे करा जाएगा। तो जो अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है उसके बारे में मालूम हो। तो जैसा हम बता चुके थे अपने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हम लोग कि क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी है सेपरेशन की और अप्रोच की, उनका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड आपका लो और उनका रेशियो निकाल दो, वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए हमारी मदद किस प्रकार से करेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर्स। बॉल है, उसको ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर्स, 2 मीटर ऊपर पकड़ के रखा, उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया गया। वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी, उसके साथ कोलिजन होगा बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड। और बॉल क्या करेगी, कोलाइड करने के बाद रिबाउंड करेगी, वो वापस ऊपर आएगी, उछलेगी, टप्पा खाएगी वो, तो वो रिबाउंड करेगी बॉल। तो कह रहा है कि कितनी हाइट तक करेगी, ड्रॉप कितनी हाइट से करा गया उसको, 2 मीटर से उसको ड्रॉप्ड, छोड़ दिया गया है। इनिशियली कोई वेलोसिटी उसको दी नहीं गई, ड्रॉप किया गया है। और यहां पर द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन 0.6। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टू व्हाट हाइट द बॉल विल रिबाउंड। तो आपको निकालना है कितनी हाइट तक बॉल, जब वो टप्पा खाएगी तो उसके बाद रिबाउंड करेगी, तो कितनी हाइट तक वो रिबाउंड कर पाएगी। तो इसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है, तो थोड़ा जरा ध्यान दें इसके ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, मैं पहले उस पर बहस कर लेता हूं। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। शॉर्ट में लिख देते हैं अप्रोच, आप समझ जाएंगे। तो अब जरा एक चीज और ध्यान दें, बॉल थी, ये यहां पर ग्राउंड है, ये नीचे गिरी, तो किसी वेलोसिटी कोई ना कोई, जब ये कोलिजन हुआ, बात सुने, जब कोलिजन हुआ तो कोई ना कोई वेलोसिटी थी इसकी, कितनी कंसीडर की मैंने, v1। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी थी, 0। रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग कैसे निकालेंगे, v1 माइनस 0, सिंपली। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये क्या थी, बॉल ग्राउंड को अप्रोच कर रही है, बॉल ग्राउंड को क्या करती है, अप्रोच उसकी तरफ जा रही है कोलाइड करने के लिए। भाई ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, बॉल की कितनी है, जब ये कोलिजन होने वाला था उस समय बॉल की वेलोसिटी या स्पीड कितनी थी, v1 थी। रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग कैसे निकालोगे, v1 माइनस 0, ठीक है। जहां पर ग्राउंड रेस्ट पे है तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v1 है, ठीक है। अब बॉल क्या करेगी, वो रिबाउंड करेगी, मैं दिखा रहा हूं दूसरी जगह। ये हाइट आपने मानी कि h1 हाइट से वो गिरी और वो रिबाउंड करके पहुंच गई है अप टू ए हाइट h2, क्लियर। अब जब बॉल रिबाउंड करेगी तो रिबाउंड करते वक्त हम उसकी कुछ अलग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, कि उसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि वो यहां से जब रिबाउंड करने के लिए गई, कोलिजन होने के बाद जब वो ग्राउंड से सेपरेट हुई, जब रिबाउंड करेगी बॉल तो वो ग्राउंड से सेपरेट होगी, तो सेपरेट होते वक्त उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर की v2। तो ग्राउंड तो अब भी रेस्ट पे है, ऐसा थोड़ी है बॉल आपने ड्रॉप की और धरती नीचे चली गई, ग्राउंड तब भी किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो अब की बार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी जी, आप लोग 0 माइनस v2 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं कि अपवार्ड जा रही थी, नीचे जा रही थी, लेकिन इससे आपके प्रश्न के जो आपका सॉल्यूशन था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना उसका, v2, सेपरेट होते वक्त ग्राउंड की 0 थी,
ये नीचे अप्रोच करती है तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपकी कितनी आई, v2। तो हम लिख सकते हैं E जो अपना आया यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी, v2, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ठीक है। और अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, v1 है। जो हम कर रहे थे उस केस में क्या था कि एक बॉडी जब दूसरे से कोलाइड कर रही थी तो दूसरी भी मोशन में आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो दोनों समय पे जो ग्राउंड था, दूसरी बॉडी थी, वो स्टेशनरी है। तो v2 अपॉन v1 ये आया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.6। चलिए अब क्या करें, ये आपको पता है v2 बाई v1 की वैल्यू आपको पता चल गई, किससे, जब आपको गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये देखिए आपको फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग लगाने पड़ सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, हो सकता है ये भी यूज करना पड़े, लेकिन हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसी की वैल्यूज को पुट किया है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो u1 है, ये बड़ी गलत बात है। वेलोसिटी कोलिजन से जस्ट पहले आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 है। कोलिजन के जस्ट बाद आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। देखिए जब वो कोलाइड करने गया, पोल और ग्राउंड का कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हुआ तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v2, बिफोर ना सॉरी v1, ये था बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी। जो u1 आप लोग कंसीडर करोगे वो ये कंसीडर करोगे इस केस में, तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। चलिए आपको बस क्लियर होना चाहिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच क्या थी, सेपरेशन क्या थी। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। ये h1 हाइट पे था, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh1, बिल्कुल। जब वो नीचे आया, यहां जब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, मतलब all the potential energy of the object is converted into kinetic energy। मानोगे ना इस बात को कि जितनी भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई है, वो हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे, मास m था बॉल का और स्पीड उसकी v1 स्केयर, बिल्कुल ओके। दूसरी चीज और भी देख लो, जब यहां पर उसकी पास उसकी वेलोसिटी थी v2, उसकी हाइट थी 0, हाइट 0, मतलब इस पॉइंट पे जब वो लीव करेगी, ग्राउंड से टकराकर वापस मुड़ेगी, तो उस केस में उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, 0 थी, क्योंकि उसकी हाइट कितनी थी, 0 थी। लेकिन उसके पास वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी के कारण उसके पास एक एनर्जी थी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv2 स्क्वायर, ठीक है। जब वो काइनेटिक एनर्जी, जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा रिबाउंड होने के बाद, तो वो उसकी मैक्सिमम, शब्दों के ऊपर थोड़ा गौर करें कि मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचा तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी, मतलब कहीं ना कहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी है, और वो किस में है, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, h2 इज द हाइट, h1 इज द हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल इज ड्रॉप्ड, और h2 कौन सी हाइट है, जहां तक बॉल रिबाउंड हुई, ठीक है। दोनों को आप लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, m से m कट कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हुआ, mg हाफ हाफ हाफ, और ये आया h1 by h2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज दैट h1 by h2 by h1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 का होल स्क्वायर, और v2 अपॉन v1 क्या है, e का स्क्वायर, e कितना 0.6, क्लियर, उसका स्क्वायर, और h2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2, 0.6 स्क्वायर इंटू 2। अब आप लोग इसको कर सकते हो जितना 0.36 इंटू 2 और 0.72 मीटर या 72 सेंटीमीटर, आपका आंसर ये भी लिख सकते हो आप लोग, क्लियर हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको इस केस में गिवन था, और उसी की मदद से आपने क्या किया है, ये हाइट निकाल चुके हो कितनी। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि एन टाइम्स यदि कोई बॉल है वो रिबाउंड होती है तो उसको कैसे आप लोग निकालेंगे। तो ये भी इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग साथ साथ कर पाएंगे कि कैसे है। देखिए जरा, आपकी बात, ये सिर्फ एक कोलिजन की बात की है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ कि कोई डेटा आपको प्रोवाइडेड नहीं है, आपको ये बताया गया है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट
ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। क्वेश्चन है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स हाइट आफ्टर nth रिबाउंडिंग। मतलब h हाइट से ड्रॉप किया गया, ये आपको गिवन है। कैलकुलेट इट्स हाइट आफ्टर nth रिबाउंडिंग। nth जो रिबाउंडिंग होगी उसके बाद इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसा कि हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ई कंसीडर करके चलेंगे, ई गिवन है ये समझे आप, तो आप ई की टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बॉल रिबाउंड करती है एक बार, और इस क्वेश्चन में बॉल रिबाउंड करती है n टाइम्स। तो देखिए मैं थोड़ा डेटा को बदल लेता हूं। मैंने कंसीडर किया कि ये जो कोलिजन था यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट कंसीडर किया। जब वो टकराई, टकराने के बाद बॉल हुई रिबाउंड, बॉल रिबाउंड हुई, रिबाउंड होके किसी हाइट तक वो पहुंची है। मैं थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको दे रहा हूं। रिबाउंड होने के बाद किसी हाइट तक वो पहुंची और फिर वापस अर्थ के ऊपर आई। यहां आई तो जो उसकी वेलोसिटी थी, देखिए v नॉट वेलोसिटी से गई, वापस कितने से गई, v1 से। भाई जरा फिर से एक बार ध्यान दो, ये बॉल नीचे आई, h हाइट से ड्रॉप हुई, ग्राउंड के ऊपर टकराई, टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। अब ये क्या होगी टकराने के बाद, रिबाउंड, रिबाउंड होगी तो कंसीडर किया हमने कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड हुई, यहाँ पर v1। तो जब ये वापस अर्थ के ऊपर पहुंचेगी तो यहाँ भी वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी से ये गई थी। यदि आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे तो कितनी इक्वेशन इस मोशन के लिए क्या बनेगी, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू mg h1। इसके लिए भी क्या बनेगी, सेम इक्वेशन, ठीक है ना। ये तो मैं कह सकते हो कि एनर्जी यहाँ देखोगे जितनी हाइट से ये ऊपर से, जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर बॉल को फेंकोगे वर्टिकली अपवर्ड्स, ग्रेविटी के कारण वो वापस भी कितनी हाइट पे आएगी, उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस अर्थ के ऊपर आने वाली है। आप इसको सिंपल कैलकुलेशन से प्रूव भी कर सकते हो। तो यहां अब ये दोबारा टकराई तो वेलोसिटी कितनी, v1। देखिए जब पहला कोलिजन था, जो इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान आपको रखनी है वो ये है, जो फर्स्ट कोलिजन था इन दिस केस v नॉट क्या थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बॉल अप्रोच करती है ग्राउंड को v नॉट वेलोसिटी से, सेपरेट होती है v1 से। लेकिन ड्यूरिंग द सेकंड कोलिजन बॉल अप्रोच कितनी वेलोसिटी से कर रही है, v1 वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से कर रही है, v1 वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रही है। टकराने के बाद वो किसी दूसरी वेलोसिटी से गई, मैंने कंसीडर किया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस v2। तो यहाँ पहुंचेगी कितनी से पहुंचेगी, v2 से पहुंचेगी, और फिर किसी दूसरी वेलोसिटी से v3 से वो सेपरेट होगी। इस प्रकार से चलते चलते nth कोलिजन में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, vn। nth कोलिजन जब होगा, फर्स्ट कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1, सेकंड कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2, थर्ड कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v3, nth कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी, vn, और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, एक कम। भाई थर्ड कोलिजन में अप्रोच कितनी थी, v2 थी, तो nth कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी, vn माइनस 1। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे बताएंगे, ई है तो आप लोग इस कोलिजन से बताएंगे तो कितना होगा, v1 बाई v नॉट। चलिए दूसरा एक और भी है, यहां देखिए, यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पहला कोलिजन, यहां देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, बॉल ग्राउंड की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v1 से, टकराकर कितनी वेलोसिटी से उठी, v2 से। तो अब सेपरेशन ये v1, ये अभी हमने बताया था कैसे लिया, ये v3 अपॉन v2 e इज इक्वल टू एंड सो ऑन। मतलब कहां तक जा सकते हो आप लोग, nth कोलिजन तक जाओगे तो nth कोलिजन के केस में आपको ये मिलने वाला है। सीक्वेंस आप लोग देख रहे हो इसकी, ठीक है। सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो कितने टर्म्स होगी, 1 2 3 n टर्म्स होगी। n टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर n, और यहां मल्टीप्लाई जरा करके देखना, देखोगे आप लोग क्या देख रहे हो, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट,
फाइनली बचेगा क्या, वी एन अपॉन वी नॉट। ई रेज टू पावर एन किसके बराबर आई, वी एन अपॉन वी नॉट। ठीक है, अब मैं मानता हूं यहां पर कि nth कोलिजन के बाद जो हाइट थी बॉल की वो थी कैपिटल एच, दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो गया, कैपिटल एच के बराबर हाइट जो थी वो nth कोलिजन के बाद थी, और इनिशियली जो हाइट थी वो कितनी थी, एच थी। तो यहां जरा लगाना एक बार इक्वेशन यदि यूज करोगे तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कितनी थी एम जी एच, यहां तक वो किसमें पहुंच गई थी, काइनेटिक एनर्जी में, तो m से m कैंसिल आउट और v नॉट इज इक्वल टू रूट टू जी एच। ठीक है, यहां देखिए nth कोलिजन में जब वो सेपरेट हुई ग्राउंड से ऊपर उठी तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी एन स्क्वायर। अप्रोच करी तब तो वेलोसिटी कितनी थी, वी एन माइनस वन, जब सेपरेट हुई तो वेलोसिटी कितनी थी, वी एन, हाफ एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हाइट कितनी जाके बन गई, h, तो एम जी एच। मैं उम्मीद करता हूं पिछला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था, तो वी एन कितना आ जाएगा, रूट ऑफ टू जी एच। ठीक है, रूट ऑफ टू जी एच, ई रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वी एन अपॉन वी नॉट। वी एन कितना है, रूट टू जी एच अपॉन कितना, टू जी एच। ये क्या था, वी एन और वी नोट की वैल्यूज पुट कर। अब आप रूट को कैंसिल ना करें, स्क्वायर करें दोनों तरफ, इधर स्क्वायर करें इधर स्क्वायर करें। मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो रूट टू जी एच अपॉन रूट टू जी एच, यहाँ देखिए दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो दिस इंप्लाइज दैट ई रेज टू पावर टू एन, स्क्वायर कर दिया मैंने, इधर स्क्वायर करेंगे तो टू जी एच अपॉन टू जी एच कितना आया, ई रेज टू पावर टू एन इज इक्वल टू एच बाई एच। निकालनी क्या थी, nth कोलिजन के बाद रिबाउंड हाइट कितनी थी, वो कंसीडर अज्यूम कितनी की थी, एच, एच इज इक्वल टू एच इंटू ई रेज टू पावर टू। ठीक है, ये nth कोलिजन के बाद थी। बस आपको जो चीज है यहां पर एक पॉइंट कहां निकल के आता है, यहां ये आई जब कोलिजन हुआ तब इसकी वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी, तो ये अप्रोच यहां पर वो फिर v1 वेलोसिटी से रिबाउंड हुई, ऊपर की तरफ आई, जितनी वेलोसिटी से ऊपर वो गई है उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आएगी। तो मतलब दोबारा से ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन ये क्या थी, v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन v1 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेम इन दिस केस, हर केस में लेते चलेंगे आप लोग। फर्स्ट कोलिजन में v नॉट थी, सेकंड कोलिजन के दौरान v1 क्या थी, अप्रोच की वेलोसिटी, और v2 क्या थी, देखिए सेकंड कोलिजन तो v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी प्रकार से हमने यहां इस डेटा को जरूर ध्यान दें। ठीक है, अब जैसे पिछला ही केस था कि हाइट थी 2 मीटर, यही है ना, पिछला ही केस था, और e की वैल्यू गिवन थी 0.6, कोलिजन कितना हुआ था, एक बार कोलिजन के बाद हाइट पूछी थी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स 1। एक बार जरा फॉर्मूले में पुट करें, h इज इक्वल टू हाइट 2 मीटर और e की वैल्यू 0.6, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यदि पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 आपने पुट किया तो स्क्वायर हो गया, और h इज इक्वल टू 2 इंटू 0.36 इज इक्वल टू 0.72 मीटर। सिर्फ कंसेप्ट बहुत ये जरूरी है कि आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे निकालते हो। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन भी करते हैं इसी प्रकार का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है कि कोई स्फीयर है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो एक स्टेशनरी स्फीयर से, आइडेंटिकल और स्टेशनरी स्फीयर से वो कोलाइड करता है। मतलब सिचुएशन ये है, ये एक स्फीयर है, मास हमने मान लिया m, u1 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, मूव कर रहा था, इसके रास्ते में एक दूसरा स्फीयर आ गया जो रेस्ट पे था, कैसा था, बिल्कुल सेम था, मास उसका भी m था,
लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो इसने क्या करा, ये इसके साथ टकराया, टकराने के बाद ये पूछ रहा है कि टकराने के बाद दोनों के बीच में जो कोलिजन था उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, ई है। तो टकराने के बाद क्या हुआ होगा, दोनों की कुछ वेलोसिटीज होंगी, इसकी v1 थी, ये भी मोशन में आया होगा, v2 वेलोसिटी थी, आइडेंटिकल स्फीयर थे, मास इसका m कंसीडर किया, मास इसका m कंसीडर किया। ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, इसका ये पूछना है। तो मतलब यू सिंपली हाउ टू फाइंड आउट v2 by v1, या फिर आप लोग v1 by v2 भी निकाल दो, फर्स्ट टू सेकंड पूछा है तो ये ठीक है ना, एक निकल गया दूसरा भी आना है वो। तो अब देखो करना कैसे है इस चीज के लिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है। इस प्रकार के केस में v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, में इसको इस तरीके से भी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देते हैं हम। तो देखिए v2 क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी, v2 पता थी, नहीं पता, v1 नहीं पता, तो वैल्यूज भी पुट नहीं करेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन u1, इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर ली हमने, कितनी मान लेता हूं मैं, u मान लेता हूं, u1 कितना है, u मान लिया, u2 तो है 0, u1 u और u2 कितना 0, तो खत्म हुई ये चीज भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EU इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने इसको बना के रख लिया, ठीक है। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब दूसरा, ये तो पता है चाहे कोलिजन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा उसको ओबे करना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार की कोलिजन में। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेते हैं, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना, इनिशियली कंडीशन ये थी, फाइनली ये थी। इनिशियली लीनियर मोमेंटम m इंटू यू, फाइनली प्लस उसका कितना 0, फाइनल लीनियर मोमेंटम इसका कितना mv1, इसका कितना mv2। इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, m दोनों से कॉमन आके कैंसिल आउट होगा, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2 आ गया, ठीक है। यहां तक आपने वैल्यू निकाल ली है किसकी, v1 प्लस v2 की। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, e इंटू यू किसके बराबर, v1 प्लस v2 के बराबर, बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ओके। ev1 प्लस ev2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ev1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस ev2। ये कितना आ जाएगा, v1 कॉमन 1 प्लस e इज इक्वल टू v2 कॉमन 1 माइनस e, और v1 बाई v2 आपका v कितना आया 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, e आपको गिवन था, ये आ गया रेशियो। किसका रेशियो आ गया है, फाइनल वेलोसिटीज का। क्लियर हुआ। तो एक अगला क्वेश्चन करेंगे 2 डायमेंशनल जो कोलिजन है उसके ऊपर, और ये हमारा कोलिजन के ऊपर आखिरी क्वेश्चन होगा। यदि आपको फिर से समस्या आती है किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें। चलिए, स्टेटमेंट है आपके पास, ए बॉल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल है वो 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ये बॉल है, ये जाती है u1 जो इसकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, बॉल ऑफ मास m कंसीडर कर लिया हमने, इसका मास गिवन नहीं है। स्ट्राइक्स या कोलाइड्स विद ए आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, कोलाइड्स विद ए आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, रेस्ट पे वो एक आइडेंटिकल बॉल से टकराती है, क्लियर। और उसके बाद टकराने के बाद द डायरेक्शंस ऑफ द बॉल मेक्स एंगल 30 डिग्री। भाई ये बॉल थी दूसरी,
जिसकी वेलोसिटी u2 क्या थी, 0 थी, ये इसके साथ टकराएगी एंड आफ्टर कोलिजन द डायरेक्शंस ऑफ द टू बाल्स मेक्स एंगल्स 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। देखिए ये थी ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन थी, इसके साथ दोनों बाल 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं। भाई एक बॉल इधर आ गई, दूसरी बाल इधर चली गई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से समझे। ए बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद ए बॉल एट रेस्ट एंड the directions of the balls after collision makes angle 30 degree with the original line of motion. Find out the velocities of the two balls. मतलब ये पहली बाल थी जिसका हमने कंसीडर कर लिया है लीनियर मोमेंटम, जो जिसका कंसीडर जिसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर की है v1, और दूसरी बाल थी जिसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर की v2। तो आपको v1 कितना है और v2 कितना है ये चीज निकालनी है। क्वेश्चन जैसे ही ये आता है, डायग्राम को देखते ही बच्चों के दिमाग में चला जाता है 2 डायमेंशनल कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं इस चीज का कि इलास्टिक के बारे में। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो आप लोग इसको इलास्टिक बोल सकते हो, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो आप इसको इलास्टिक बोलेंगे। तो चलिए हमें करना कैसे है, देखिए मास दोनों बाल्स का सेम है, इसका मास भी सेम है, इसका भी ये है, तो फाइनली लीनियर मोमेंटम जो है वो फर्स्ट बाल का कितना mv1, सेकंड बाल का कितना mv2, एंड लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी मे रिजोल्व दिस। हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर लेंगे, और जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हम इसको रिजोल्व करते हैं। mv1 है, उसको रिजोल्व किया तो ये आ गया mv1 cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और इधर आ गया mv1 sin ऑफ 30 डिग्री कंपोनेंट। mv2 जो लीनियर मोमेंटम है उसको रिजोल्व करेंगे, अभी रिसेंटली ये टॉपिक हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं रिजोल्यूशन आपको आता है, और बहुत बार हम बता भी चुके हैं कैसे रिजोल्व करना होगा। mv2 sin ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। नाउ जस्ट यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलोंग आप लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं। चलो अलोंग एक्स एक्सिस जब मैं यूज करता हूं, जब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, फॉर्मूले इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा था उसी तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन को आगे लेते चलते जाइए, तो उससे क्या है, परेशानियां कम हो जाएंगी, कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएंगे। तो देखिए लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बोल का कितना था, एक्स एक्सिस के अलोंग मास इनटू वेलोसिटी 9 into m। देखिए m into u1 लिखते, मैंने 9m लिखा है, 9 क्या था, u1 की वैल्यू थी, प्लस 0, कोई बात नहीं जी, इनिशियल लीनियर मोमेंटम हम समझ चुके हैं कितना आएगा, दोनों बल्स का 9m के बराबर है। फाइनल और बताइए जी, फाइनल कितना आएगा, m कॉमन, देखिए दोनों जोड़ेंगे आप लोग, फाइनल ये है। अब थोड़ा मैं स्टेप जानबूझ के काटने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। तो m कॉमन आ जाएगा v1 cos 30, चलो cos 30 भी कॉमन ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, दोनों जब जोड़ेंगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है तो cos 30 भी कॉमन आ जाएगा और आएगा v1 प्लस v2, m से m कैंसिल आउट जी, 9 इज इक्वल टू cos 30 √3/2 इंटू v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 की वैल्यू आई 18/√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आ चुकी है वैल्यू किसकी, v1 प्लस v2। अच्छा अलोंग y एक्सिस यूज करो, अलोंग y एक्सिस कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, अलोंग y एक्सिस देखिए इनिशियली कितना था, 0, कोई भी दोनों में से कोई भी बॉडी y एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रही थी, दैट्स वाई इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना आया, 0 आया। तो अलोंग y एक्सिस 0 है, लीनियर मोमेंटम इनिशियल बराबर फाइनली कितना है, आप लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन, मैं पॉजिटिव y एक्सिस को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो mv1 cos sin ऑफ 30 डिग्री, sin ऑफ 30 डिग्री
तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा साइन लेना पड़ेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। और इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए तो आपको क्या निकल के सामने आया, mv2 साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर होगा mv1 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये क्या निकला, यहां से पता चला v1 बराबर है v2 के, v1 बराबर है v2 के बराबर है। दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या निकली, सेम निकली। तो ये इक्वेशन क्या कहेगी आपको, ये कहेगी आपको कि v2 की जगह v1 लिखें, और v1 यदि v2 की जगह लिख दोगे तो ये 2v1 बनेगा, जिसका मतलब होगा 9√3 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना आएगा, 9√3 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज बराबर थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जितनी v1 आई उतना ही v2 आई। अच्छा, ये पूछ ले कि कोलिजन इलास्टिक है इलास्टिक है, तो जी ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, यू विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, इसके पास थी हाफ ऑफ m u1 स्क्वायर प्लस इसकी 0 रेस्ट पे थी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ ऑफ 81/2 इंटू m स्क्वायर, नो का स्क्वायर करा हमने। फाइनल कितनी थी, फाइनल देखिए v1 काइनेटिक एनर्जी फाइनल पहले ऑब्जेक्ट की कितनी है, पहले ऑब्जेक्ट की हाफ ऑफ मास पहले ऑब्जेक्ट का m है, वेलोसिटी कितनी है 9√3, ठीक है ना, v1 स्क्वायर प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m था जी, वेलोसिटी कितनी थी उसकी भी 9√3, मतलब हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल सोल्व करोगे तो m इंटू 9√3 का स्क्वायर, और m कितना आया 9 का 81√3 कितना है 27m। पहले कितनी 81/2, अब कितनी 27। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 45 के बराबर m स्क्वायर के बराबर थी। अब m स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया हमने, m ही आएगा, 40.5 m के बराबर जूल, इतने जूल थी, अब इतने जूल है। काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो इसका मतलब इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। बाकी आप समझदार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोलिजन के ऊपर ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको सबको समझ में आए हैं। और यदि कोई दिक्कतें आती हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस रखें न्यूमेरिकल्स की। कोलिजन पे एक अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए। और यदि आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे निसंकोच आप लोग मैसेज कर सकते हैं पूछने के लिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। यदि आप बना पाते हैं न्यूमेरिकल्स को तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बना पाते हैं तो और भी अच्छी बात है, हम दोबारा से करेंगे। ओके, थैंक यू।